नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो बड़ी गिरफ़्तारी की एक अहम ख़बर है कि कौन गिरफ़्तार हुआ है, किसी मुखबरी पे या किसके इंकिशाफ पे उसको गिरफ़्तार किया गया है। इस ख़बर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, ख़ास तौर पे जो इमरान खान का फ़ैसला है, खान के उस फैसले को लेके आगे क्या होगा, बॉल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की और इमरान खान की कोर्ट में कैसे चली गई है, फिर इन ख़बरों की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि चंद रोज़ पहले जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान से जो एक अहम शख्सियत को, BLA के सहूलतकार को और मास्टर माइंड को, जो यौम आज़ादी पे दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया गया, 4 बारूद से भरी गाड़ियाँ पकड़ी गईं, धमाका खेज़ मवाद पकड़ा गया। और BLA का करिंदा कौन था? डॉक्टर उस्मान काजी, जो कि बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पे, एक उस्ताद के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहा था। लेकिन उस्ताद के आड़ में या उस्ताद के भेस में जो BLA दहशतगर्दी की तंजीम है, फितनतुल हिंदुस्तान की जो तंजीम है, जो भारत की जो प्रॉक्सी है, उसका सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा था। अब जब डॉक्टर उस्मान काजी को गिरफ़्तार किया गया तो इसी प्लेटफॉर्म से अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए हमने आपके साथ ये ख़बर शेयर की थी कि अब उससे जो तफ्तीश की जा रही है, इस तफ्तीश से मज़ीद लोगों के नाम भी सामने आएंगे और मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी की जाएंगी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो जिस्मानी रिमांड हासिल किया डॉक्टर उस्मान काजी का, जिस्मानी रिमांड के बाद जो तफ्तीश की गई, उसके बाद बलूचिस्तान से एक और शख्स को गिरफ़्तार किया गया है। अब उस शख्स का नाम क्या है? उस शख्स का नाज़रीन नाम है मीर खान, जिसने इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से वकालत की डिग्री हासिल की और वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद बलूचिस्तान में ही प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था। तो ये एक और BLA का करिंदा, BLA का सहूलतकार जो है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने डॉक्टर उस्मान काजी के इंकिशाफ पे, उसकी मुखबरी पे जो है, इसको गिरफ़्तार करके अब इससे भी जो है वो तफ्तीश की जा रही है कि बताएं कि क्या क्या वारदातें उन्होंने की हैं। अब नाज़रीन आते हैं हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं। सबसे पहले नाज़रीन, आज जो ATC अदालत रावलपिंडी है, इस अदालत में इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा का जो केस है 26 नवंबर के हवाले से एहतजाज से मुतल्लिक, जिसमें मुल्ज़म के तौर पे उनका नाम शामिल है, FIR में उनका नाम नॉमिनेट किया गया। आज ATC अदालत के जज अमजद अली शाह साहब ने इस केस की समाअत की, लेकिन अलीमा खान साहबा पेश नहीं हुई। अलीमा खान साहबा ने अपनी इस्तिस्ना की दरख्वास्त भिजवा दी। जज साहब ने अलीमा खान साहबा की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को तो 2 सितंबर तक एक्सेप्ट कर लिया और जो उनकी ज़मानत थी उसको 2 सितंबर तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन अलीमा खान, जिनके 2 बेटे, जिसमें एक शाहरेज़ खान और दूसरे शेर शाह, गिरफ़्तार हुए 9 मई के ऑफेंसेस में, जिनका एक 5 दिन का और दूसरा 8 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया गया। और इन दोनों बेटों की गिरफ़्तारी के बाद जो सोशल मीडिया पे मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि अलीमा खान के जो दोनों बेटे हैं वो अपने घर पे सोशल मीडिया का इदारों के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ एक नेटवर्क चला रहे थे, सोशल मीडिया के अकाउंट चला रहे थे, लेकिन इसकी कहीं से तस्दीक नहीं हुई थी। जवेद चौधरी साहब का एक स्टिकर भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ। लेकिन अब इन दोनों बेटों से मुतल्लिक पार्टी के अंदर से, PTI के अंदर से लंका ढाई गई है। शेर वज़न मरवत साहब, उनकी तरफ से इंकिशाफ किया गया है कि जो X के ऊपर 2 अकाउंट हैं, एक अडियाला की बिल्ली के नाम से और दूसरा बाबा कोडा के नाम से, ये दोनों अकाउंट जो हैं अलीमा खान के बेटे चला रहे थे। इन दोनों अकाउंट्स पर जो पोस्ट होती थी इदारों के ख़िलाफ़, इदारों की शख्सियात के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, अहम नामवर कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़, ये अकाउंट्स इमरान खान के बेटे शाहरेज़ खान और शेर शाह चला रहे थे। ये इंकिशाफ, जैसे मैंने कहा कि शेर वज़न मरवत ने किया,
वहीं इसी इंकशाफ में शेर वज़म मरबत ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गालम गलोच ब्रिगेड है, इसका पीटीआई को, इमरान खान को फ़ायदा नहीं, बल्कि ये हमारे लीडर का, इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ है। अब मरवत साहब का ये जो इंकशाफ है, इस इंकशाफ के साथ उन्होंने एक और बात की भी रिवेलेशन की है। वो ये, मरवत साहब कहते हैं कि पार्टी ने तो मेरी इज़्ज़त नहीं की, लेकिन 1 साल के अंदर मुझे नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 7 से 8 मरतबा जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी में शमूलियत की ऑफ़र की गई है, पेशकश की गई है। लेकिन वो कहते हैं कि चूँकि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकालने का एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर जारी हुआ था, लेकिन मैं जो भी फ़ैसला करूँगा, पीटीआई में रहना है या किसी और जमात में जाना है, मैं डंके की चोट पे करूँगा। ये जो नाज़रीन शेर वज़म मरवत साहब का स्टेटमेंट है और पीटीआई का जो सोशल मीडिया है और जो इमरान खान साहब के फ़ैसले हैं, अभी चंद रोज़ पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ और उससे मुतल्लिक मैंने आपके साथ ख़बर शेयर की थी कि इमरान खान साहब ने जो महमूद खान अचकज़ई साहब को और आज़म समाती साहब को सेनेट और बिल तरतीब कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर नामज़द किया है, इस फ़ैसले पे जो पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ था, उस इजलास में इमरान खान के इस फ़ैसले पे पार्टी के अरकान की तरफ से, कोर कमेटी, सियासी कमेटी के जो लोग हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अब उसमें किस किस के नाम शामिल थे? पीटीआई का बयानिया टोक करने वाले जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या एक्टिविस्ट हैं, जिनका झुकाव पीटीआई की जानिब है, उनकी तरफ से अब उन लोगों के नाम बताए जा रहे हैं। एक आमिर डोगर का नाम ले लिया गया और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब पिछले दिनों इमरान खान साहब की ज़मानत का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लगा था और पीटीआई के लोग यहाँ पे आए थे, और आपको ये भी याद होगा कि चंद दिन पहले की हमारी खबर है कि जो लोग आए थे उनको तो शोकास नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन जो पीटीआई के टिकट होल्डर्स थे, जो पार्टी ओहदेदारान थे, जो नहीं आए थे उस दिन इमरान खान की ज़मानत के केस में सुप्रीम कोर्ट में, अडयाला जेल नहीं पहुँचे थे, उनको शोकास नोटिस भी जारी किया गया था। अब ये जो नाम सामने आ रहे हैं, आमिर डोगर का नाम लिया गया, तो कमरा अदालत नंबर 1 में हमारी इन गुनाहगार आंखों के सामने जो डोगर साहब हैं, जिन्होंने पूरी अपनी एक कैंपेन की थी, एक मुहिम चलाई थी, इशारे भी दिए थे पार्टी के लोगों को कि उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया जाए, और शायद ज़राए ये भी बताते हैं कि आमिर डोगर को पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से मुबैना तौर पे कहा गया था कि उमर अयूब की जगह पे आपको कौमी असम्बली में पीटीआई का अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। तो उस रोज़ 21 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की दरख्वास्तों पर समाअत चल रही थी, तो आमिर डोगर साहब पीटीआई के एक साबिक एमएनए जिनका नाम इजाज़ चौधरी है, जो कि जाली डिग्री पे डिस्क्वालीफाई कर गए थे, नाअहल हो गए थे, आज तक इलेक्शन नहीं लड़ सके, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत नंबर 1 में एक साइड पे दीवार से लगे बैठे थे, और आमिर डोगर साहब जो हैं वो इजाज़ चौधरी के कानों में सरगोशियाँ कर रहे थे, और उनके करीब बैठे एक शख्सियत ने वो उनकी बातें सुनी, जिसमें आमिर डोगर साहब इमरान खान साहब के फ़ैसले पे एतराज़ कर रहे थे कि जेल में इमरान खान साहब बैठ के जो फ़ैसले कर रहे हैं, इमरान खान साहब तो जेल में हैं, उन्हें बाहर के सियासी हालात का, मुल्की हालात का उस तरीके से इदराक नहीं है। तो इन हालात में जब खान साहब जेल में हैं, और माजी की मिसाल उन्होंने पेश की ज़राए के मुताबिक जो उनके करीब बैठे थे, और सोशल मीडिया पे भी ये बात की गई है कि कोर कमेटी में भी ये बात की गई पीटीआई के अरकान असम्बली की तरफ से कि जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जेल में थे तो पार्टी के फ़ैसले पार्टी के रहनुमा करते थे, ख्वाजा आसिफ करते थे, ख्वाजा बरादरान करते थे, एहसन इकबाल करते थे, मरीम नवाज़ करते थे। अब इमरान खान साहब जेल में हैं तो उन्हें पार्टी के फ़ैसलों का अख्तियार ये पार्टी की क़यादत को देना चाहिए। और ये एतराज़ भी उठाया गया कि महमूद खान अचकज़ई आखिर क्यों, क्या पार्टी में ऐसा कोई नहीं जो अपोजिशन लीडर के लिए क्वालिफाई करता, डिज़र्व करता? तो पार्टी के रहनुमा बड़े सीख पा थे, और ज़रा ये बताते हैं कि यहाँ तक इमरान खान के फ़ैसलों पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि इमरान खान से मुतल्लिक़ नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। अब वो नामुनासिब अल्फाज क्या थे? वो नामुनासिब अल्फाज आप यूँ समझें कि गालियाँ थीं कि ख़ुद तो जेल में बैठा है और बाहर पता नहीं कि चल क्या रहा है, और जेल में बैठ के ऐसे फ़ैसले किए जाते हैं कि पार्टी को नज़रअंदाज करके बाहर से एक ऐसी सियासी जमात के सरबराह को अपोजिशन बनाने के इमरान खान ने नामज़द कर दिया जिसकी एक सीट है।
اور جو قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، جنہوں نے مشکل دیکھی، جیل دیکھی، مصائب دیکھے، مشکل حالات دیکھے، ان کو عمران خان صاحب نے نظر انداز کر دیا۔ یعنی اب پی ٹی آئی کے بیانیہ کو ٹوک کرنے والے انفلوئنسر یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ عہدے کی لالچ میں اب پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں وہ کور کمیٹی کے اجلاس میں اور سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں اپنے لیڈر، اپنے بانی عمران خان سے متعلق نامناسب زبان کا استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی جو شکوہ کرتی ہے کہ انہیں سپیس نہیں دی جاتی، ان کو سیاست کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے جو ایک سپیس ہوتی ہے، پولیٹیکل سپیس جس کو کہتے ہیں، وہ سپیس کیوں نہیں مل رہی؟ تو اس پہ ناظرین آج ایک صحافی نے پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ دیا ہے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اگر ان کو سیاست کرنے کے لیے، پارٹی کی سیاسی سپیس حاصل کرنے کے لیے خان صاحب کو یہ بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب وہ بڑا فیصلہ کیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو معافی مانگنے کی بات ہوتی ہے کہ 9 مئی پہ پاکستان تحریک انصاف معافی مانگ لے، لیکن اس صحافی نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ اگر خان صاحب معافی نہ بھی مانگے، صرف اپنی حکمت عملی کو تبدیل کر لیں، تب بھی عمران خان کی اور پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں اور ان کو پولیٹیکل سپیس مل سکتی ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ اس صحافی نے پی ٹی آئی کو مشورہ یہ دیا ہے، آپشن یہ دیا ہے کہ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو اپنا جو سٹانس ہے کہ وہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے حق میں ہیں یا فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہیں، عمران خان صاحب کو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور اگر عمران خان صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ فوج کے سیاست میں مداخلت کے خلاف ہیں، تو عمران خان صاحب کو اپنی ماضی کی جو غلطیاں ہیں جس میں فوج کی مداخلت کو عمران خان صاحب سپورٹ کرتے رہے، ان غلطیوں کا برملا اعتراف کرنا ہوگا، ان غلطیوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اور خان صاحب کو فیصلہ یہ کرنا چاہیے، اگر وہ یہ موقف لیتے ہیں کہ فوج کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو عمران خان صاحب یہ فیصلہ کریں کہ وہ سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے۔ بات اگر کریں گے تو سیاسی جماعت کے ساتھ کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں کریں گے، اور اس موقع پہ عمران خان ڈٹ جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس صحافی کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنا جو سوشل میڈیا کا بریگیڈ ہے، جس پر شیر افضل مروت نے بھی کہا کہ یہ ہمارا پارٹی کا، ہمارے بانی کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو عمران خان صاحب کو اپنے سوشل میڈیا بریگیڈ کو ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، قومی سلامتی کے اداروں اور ان کی اہم شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے، کمپین کرنے سے روکنا ہوگا۔ اور وہ صحافی یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب یہ کرتے ہیں تو اس سے ان کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے پولیٹیکل سپیس پیدا ہوگی، ان کی جو مشکلات ہیں وہ مشکلات کم ہوں گی۔ اور جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کے مقدمات کی، تو وہ صحافی یہ لکھتے ہیں اپنے آرٹیکل میں کہ اگر عمران خان صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو آگے آنے والا جو وقت ہے وہ ان کو پولیٹیکل سپیس بھی دے گا، مشکلات بھی کم ہوں گی، بہتری کا راستہ بھی نکلے گا پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات چیت کرنے سے۔ تو یہ جو مقدمات ہیں تحریک انصاف کے خلاف، تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف، تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے خلاف، یہ فیصلے بھی پھر آہستہ آہستہ عدالتوں سے، کیونکہ تاریخ یہ شاہد ہے، تاریخ یہ گواہ ہے کہ سیاسی رہنماؤں کے خلاف جو کیسز بنے، وہ پھر جب اعلیٰ عدالتوں میں کیسز جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، تو وہ سزائیں ٹرن ڈاؤن ہو جاتی ہیں، وہ فیصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو یہ حکمت عملی بنانی چاہیے کہ ایک تو سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، دوسرا بات چیت اگر کرنی ہے تو سیاسی لوگوں کے ساتھ کریں، اپنے سیاسی ساتھیوں کے ساتھ کریں، بے شک وہ ان کے سیاسی مخالف بھی ہیں، لیکن بہتری کا راستہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بات چیت سے نکلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک اور بڑا انکشاف ہوا ہے کہ ڈکی بھائی جن کو گرفتار کیا گیا تھا، ان سے متعلق آزاد ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جو جوئے کی، گیمبلنگ کی جو ایپس تھیں جن کی ڈکی بھائی پروموشن کیا کرتے تھے، ایک گیمبلنگ کی اس ایپ کی پروموشن کا ڈکی بھائی جو ہیں وہ 10 سے 20 ہزار معاوضہ جو ہے وہ لیا کرتے تھے۔ بڑے پیسے بنتے ہیں ناظرین، $1000 کے پاکستانی جو ہے وہ تقریباً 2.25 لاکھ بنتے ہیں، تو $10,000 کے آپ یوں سمجھیں کہ کوئی 27-28 لاکھ روپے، اور اگر $20,000 لیے ہیں تو پھر ایک گیمبلنگ کی اپلیکیشن کی پروموشن کے پاکستانی روپیز میں کوئی 55 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو اسی پروموشن کے اوپر ہی ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ سائبر کرائم کی جو ہے وہ حراست میں ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔